Hello everyone. Okay, now it is fine. So, continuing. Hello everyone. Welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and this is a brief introduction about me. सो कोर्स का शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस so you can use our referral code that is rank 10. By using this referral code you will get a good discount on an academy plus subscription. Okay, एक second. Fine, so everything is fine now. So moving to the today's session. So आज के सेशन की बात करें हम तो आज हम जानेंगे इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत. ओके, सो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 16 दैट इज इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत. यानी कि आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है और कैसा था उस टाइम पर, इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पर, सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेरी डेवलपमेंट. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स टुडे. ठीक है, administration, economy, social life, art and architecture and literary development under Delhi Sultanate. So starting with the administration. आपको पता है जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत था इनिशियली तो वो जो था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही था, बट विद द टाइम जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो दिल्ली सल्तनत है उसकी बाउंड्रीज डीप साउथ यानी फार साउथ मदुरई तक हो गई थी. सो फ्रॉम नॉर्दर्न एक्सटेंट यानी कश्मीर वाले पार्ट से इन्फ्लुएंस रखते से लेकर के टिल डीप साउथ मदुरई वाले पार्ट तक एंड फ्रॉम वेस्ट गुजरात टू ईस्ट बंगाल, ईच दीज वर द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर द अलाउद्दीन खिलजी. सो इतना बड़ा जब एक एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है अंपायर का, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर हो चुका है और एक्सपेंशन हो चुका है अंपायर का, so there is a need for the powerful and the efficient administrative system. ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत थी, जिस वजह से दिल्ली सल्तनत में जो है इवोल्यूशन हुआ किसका, पावरफुल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का. ठीक है, सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आगे चल करके मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यानी मुगल्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है. ये जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सुल्तान ने जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया अपना प्रोविंशियल इंडियन प्रोविंशियल किंगडम्स के ऊपर जो अपना इम्पैक्ट रखा जिस वे में, सो ऑल दीज लेटर ऑन इन्फ्लुएंस द मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. अगर बात करें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में तो दिल्ली सल्तनत वाज बेसिकली एन इस्लामिक स्टेट जिसका रिलीजन जो था वो था इस्लाम. ठीक है, यानी कि जो भी इनका स्टेट का रिलीजन, दे वर नॉट सेक्युलर, दे वर बेसिकली इस्लामिक स्टेट एंड देयर रिलीजन वाज इस्लाम. और ये जो थे अपने आप को सुल्तान जो थे ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे खलीफा के. आपको याद होगा खलीफा के बारे में हमने प्रीवियस 2 सेशंस में जो है डिस्कस करा है. सो हु वाज द खलीफा? Khalifa was the religious head of the Muslims all over the world, and जो भी मुस्लिम टेरिटोरी होती थी, मुस्लिम एम्पायर होता था, इस्लामिक स्टेट्स होते थे, उसका जो मेन हेड है वो खलीफा ही होता था इनिशियली. हालांकि टाइम के साथ धीरे धीरे चलते हुए जो खलीफा था उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक रबर स्टैंप मात्र ही रह गई थी एंड he used to control all the religious affairs only. यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स से खलीफा का कोई भी रोल नहीं था अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर. बट स्टिल जो दिल्ली सल्तनत के किंग्स थे उन्होंने जो है कुछ काम ऐसे करे कि खलीफा को खुश रहे खलीफा उनसे और खलीफा उनके फेवर में रहे. जैसे कि खलीफा का जो नाम है वो खुतबा में पढ़ना, यानी जब वो प्रेयर पढ़ते थे तो उसमें खुतबा के टाइम जो है खलीफा का नाम लेना, फिर उसके बाद जो क्वाइंस इशू करते थे उनके ऊपर खलीफा का नाम लिखवाना. तो दीज वर सम थिंग्स विच दे डिड. जैसे कि हमने बलबन के बारे में पढ़ा था, बलबन ने सुल्तान को, किंग को शैडो ऑफ गॉड बताया था, यानी कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप उसने
डेवलप करी थी कि सुल्तान की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट स्टिल ही ऑल्सो used to take the name of खलीफा during the time of खुतबा एंड ऑन कॉइन्स, यानी बलबन ने भी खलीफा को एक तरीके से रिलीजियस सुपियोरिटी दी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द खलीफा एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट इट वाज, दिल्ली सल्तनत, दैट इज इस्लामिक स्टेट। अगर हम बात करें कुछ रूलर्स की, जिसमें थे इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। सो दीज थ्री वर द वन जिन्होंने मंसूर यानी कि लेटर ऑफ परमिशन लिया था खलीफा से कि दैट वी आर द रूलर्स हियर। सबसे पहले वो लिया था इल्तुतमिश ने, ताकि उसको एक तरीके से अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, बिकॉज देयर वर सो मैनी पीपल बिहाइंड इल्तुतमिश इन हिज इनिशियल टाइम। वो चाहते थे कि इल्तुतमिश जो है थ्रोन पर नहीं बैठे, गद्दी पर नहीं बैठे, जिस वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया, खलीफा से मंसूर, जिसको बोलते थे लेटर ऑफ परमिशन, वो खलीफा से लिया कि हाँ मैं एक तरीके से, मेरे पास खलीफा से भी अथॉरिटी है रूल करने के लिए, ये दिखाने के लिए। सो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक वर द थ्री रूलर्स हु ऑब्टेन्ड मंसूर फ्रॉम द खलीफा। ओके, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सुल्तान होता था यानी कि रूलर होता था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। बेसिकली ही वाज एन अल्टीमेट अथॉरिटी। जो सुल्तान था वो अल्टीमेट अथॉरिटी था। मिलिट्री, लीगल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी कोई मैटर है उसके अंदर जो सुल्तान था वो अल्टीमेट अथॉरिटी था, उसके बाद किसी की नहीं चलती थी उसमें। ठीक है, अगर बात करें लॉ ऑफ सक्सेशन की, यानी कि उत्तराधिकार कैसा होता था कि सुल्तान के बाद अगला सक्सेसर उसका कौन होता था। सो जो भी सन होते थे यानी कि बेटे होते थे, जिनका सबका इक्वल जो है हक अधिकार होता था थ्रोन के ऊपर। ठीक है, ऑल द सन्स ऑफ द सुल्तान हैड इक्वल क्लेम टू द थ्रोन, जिस वजह से हमें दिल्ली सल्तनत में कहिए तो काफी सारे वॉर्स ऑफ सक्सेशन देखने को मिला, किस तरीके से तख्ता पलट हुए हमें काफी सारे देखने को मिले वो। ठीक है, अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने तो सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर करके अपनी बेटी, अपनी डॉटर रजिया को ही जो है अपना सक्सेसर जो है नॉमिनेट किया था, यानी कि अपने पुत्रों से बढ़कर उसने अपनी बेटी को जो है एफिशिएंट माना था इस वजह से। बट स्टिल ये जो नॉमिनेशंस थे और जितने भी सक्सेशंस थे, इनमें नोबल्स का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, जो नोबल्स होते थे उस टाइम पे, दे हैव टू एक्सेप्ट द किंग, क्योंकि नोबल्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आपको ध्यान हो तो हमने चालीसा के बारे में पढ़ा था, जो कि इल्तुतमिश के टाइम से और बलबन के टाइम तक आते आते यानी 100 साल के बीच में लगभग वो बहुत ज्यादा जो है मजबूत हो गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नोबल्स। तो नोबल्स का काफी बड़ा रोल था ये सक्सेशंस को और नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट करने में। अगर बात करें हम उलेमास की, वहीं तो उलेमास भी कभी कभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अपना सक्सेशन के टाइम पर, जैसे कि हमने रजिया के टाइम पर देखा। जो दिल्ली के उस टाइम पर काजी थे यानी कि रिलीजियस हेड थे, रिलीजियस चीफ थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बाद रजिया का जो सक्सेशन है उसके अगेंस्ट जाकर के रकनुद्दीन को जो है, जो इल्तुतमिश के पुत्र थे, उनको जो है सिंहासन पर बिठा दिया था। हालांकि बाद में रजिया थ्रोन को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रही थी, बट उलेमाज ने, काजी ने उस टाइम पर उनका विरोध किया था। सो ये सब तो था थोड़ा सा सक्सेशन के बारे में। जो मेन चीज अगर सुल्तान की या रूलर की डिपेंड करती थी, वो करती थी उसकी मिलिट्री एफिशिएंसी के ऊपर, कि वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है मिलिट्री अफेयर्स में, कितने ज्यादा सुपीरियर्स हैं वो। तो जो मैटर ऑफ सक्सेशन है, यानी कि जो भी उत्तराधिकार बनेगा, जो भी सुल्तान बनेगा, वही टिक सकता था सिर्फ जो कि काफी ज्यादा मजबूत हो मिलिट्री मैटर्स से रिलेटेड, यानी कि ही यूज्ड टू बी सुपीरियर इन द मिलिट्री अफेयर्स, अदरवाइज ही विल बी beheaded, यानी उनको खत्म कर दिया जाएगा, ओवरटुक कर लिया जाएगा किसी ना किसी द्वारा, उसका जो थ्रोन है वो असर्व कर लिया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था या किस टाइप का स्टेट था दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे, जैसे कि इस्लामिक स्टेट बोलते हैं उसको। फिर अलग अलग लॉज ऑफ सक्सेशन का पढ़ा हमने, किस टाइप से लॉज ऑफ सक्सेशन था उस टाइम पे, उत्तराधिकार का अधिकार जो था।
फिर उलेमास का क्या रोल होता था। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर सुल्तान होता था, यानी कि कैपिटल, कैपिटल के अंदर कैसा जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अगर हम बात करें एक फ्लो चार्ट के थ्रू, तो जो सुल्तान है, ही वॉज द हेड बेसिकली, सुल्तान वॉज द हेड, उनसे ऊपर कोई नहीं था, ठीक है, तो सुल्तान वॉज द हेड। फिर उसके बाद जो है आते थे वजीर, जो कि थे फाइनेंस मिनिस्टर या कि प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं आप इनको। फिर आता था दीवाने, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे। अगर बात करें हम सुल्तान की, तो सुल्तान जो है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स से असिस्ट करा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि सुल्तान अकेला नहीं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स और काफी सारे ऑफिशियल्स की असिस्टेंस के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, जिनमें ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। देखिए, दीवाने वजारत, दीवाने रिसालत, सदर उसदुर और दीवाने इंशा, दीवाने आरिज और काजी गुजात। सो दीज आर समथिंग। उसके बाद सुल्तान के बाद आते था, यहाँ पे आता था नायब, बीच यहाँ पे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के बीच में और सुल्तान के बीच में जो था वो था नायब। तो नायब जो था, ही वॉज अ चेन बेसिकली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द, he was a link of chain between the sultan and these department officials। जो नायब था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मोस्ट पावरफुल वन नायब। और जो ये जितनी भी सुल्तान वाली पावर्स थी, सारी की सारी प्रैक्टिकली जो है वो नायब ही जो है करता था, फॉलो करता था। जितना भी जनरल कंट्रोल होता था सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वो नायब के हाथ में ही होता था। ओके, अगर हम बात करें नायब के बाद, फिर आता था वजीर, जो कि हेड था किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, दीवाने विजारत का ही वजीर, जिसको बोला जाता था हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, दीवाने विजारत। ओके, सो दीवाने विजारत वाज हेडेड बाय वजीर, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज कॉल्ड वजीर। आफ्टर दैट इनके बाद आता था दीवाने आरिज, यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर आता था दीवाने आरिज, या कि जो कि था मिलिट्री डिपार्टमेंट। और जो दीवाने आरिज था, ये रहा दीवाने आरिज, जो इसका हेड था उसको बोला जाता था आरिज मुमालिक। क्या बोला जाता था उनको, आरिज मुमालिक, और यानी कि डिफेंस मिनिस्टर एक तरीके से। सो आरिज मुमालिक जो होता था, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी या इनकी ड्यूटीज होती थी, वो होती थी सोल्जर्स को रिक्रूट करना, एडमिनिस्टर करना मिलिट्री डिपार्टमेंट को, जितना भी मिलिट्री के अफेयर्स है उन सबको। हालांकि ही वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है, आरिज मुमालिक वॉज नॉट अ कमांडर इन चीफ। द कमांडर इन चीफ वॉज द सुल्तान हिमसेल्फ, सुल्तान ही था जो कि कमांडर इन चीफ था। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो बलबन ने जो है ये दीवाने आरिज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट का सेटअप किया था, और उसके बाद कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करी गई थी इसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की। इट कंसिस्ट ऑफ 3,75,000 कैवलरी मैन, यानी आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी आर्मी थी। तो आर्मी डिपार्टमेंट में, मिलिट्री अफेयर्स में अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे इम्प्रोवाइजेशंस करे थे, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर हम बात करें रिलीजियस अफेयर्स की, तो रिलीजियस अफेयर्स जो है हेड आउट करते थे वो थे दीवाने रसालत। दीवाने रसालत होता था, जिसका हेड होता था चीफ सदर। सदर मींस यानी कि जो दीवाने जितने भी रिलीजियस अफेयर्स है उनका हेड बेसिकली। सो सदर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ दीवाने रसालत, जो कि रिलीजियस अफेयर्स से डील करता था। उसके बाद आता था जुडिशियल डिपार्टमेंट, जिनका हेड होता था चीफ काजी, ये दिस वन, yes, he was a minister of law basically। okay, so काजी was the head of the judicial department। अगर बात करें हम कैसा जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम पे, क्या लॉज फॉलो करे जाते थे, सो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो फॉलो किया जाता था सिविल मैटर्स में। जो शरिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो फॉलो किया जाता था सिविल मैटर्स में। वहीं अगर हम बात करें हिंदूज की, तो हिंदूज के जो लॉ, पर्सनल लॉ था, हिंदूज को उनसे जो है गवर्न किया जाता था विलेज पंचायत के थ्रू। ओके, सो विलेज पंचायत यूज्ड टू कंट्रोल द जुडिशियल अफेयर्स ऑफ हिंदूज
थ्रू द पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। और वहीं काजी, चीफ काजी यूज्ड टू होल्ड द फॉलो द सिविल मैटर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, दैट इज शरिया। ठीक है, so these were some important departments of the central administration, like sultan was at the top, after that naib was the link between the sultan and these other departments and their officials। कुछ important जो departments हैं उनमें है दीवाने विसारत, फिर उसके बाद दीवाने आरिज, आफ्टर दैट दीवाने रसालत, देन चीफ काजी जुडिशियल डिपार्टमेंट आता था उसके बाद। सो दीज वर some basic about the central administration under the Delhi Sultanate। Okay, so now moving forward to the local administration, provincial administration कैसा था उस टाइम पे? तो जो provinces थी बेसिकली वो इक्ताज में डिवाइडेड थी। किस में डिवाइडेड थी? इक्ताज में डिवाइडेड थी। अगर हम शुरुआत के टाइम की बात करें, इल्तुतमिश के टाइम की बात करें और बलबन तक भी अगर हम कहें, तो जो नोबल्स थे दे यूज्ड टू कंट्रोल द इक्ताज। जो इक्ताज थी वो नोबल्स, यानी कि इक्तादार बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता था इनको? इक्तादार। ये इनिशियली जो है इक्तादार्स के अंडर थी, नोबल्स के अंडर थी। और उसके बाद आगे चल करके जो गवर्नर्स आए, गवर्नर्स बने, उनको बोला जाता था मुक्तीज और वालिस। ठीक है, सो इक्ताज वर हेडेड बाय इक्तादार्स, दैट इज नोबल्स इनिशियली। लेटर ऑन बाद की अगर हम बात करें तो जो प्रोविंसेस में गवर्नर्स बनाए गए किंग द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, जो उनको बोला जाता था मुक्तीज और वालिस। और ये जो गवर्नर्स होते थे ये जनरली फैमिली मेंबर्स ही होते थे, या कोई प्रिंस होता था या कोई ताऊ चाचा, मतलब कि सुल्तान का, इस टाइप से। सो ये मुक्तीज और वालिस जो है वो फैमिली मेंबर्स ही होते थे सुल्तान के। अगर हम बात करें इन इक्ताज की और इन इक्तादार या मुक्ती और वालिस की, तो दे यूज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। इन्हीं को जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था और साथ साथ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था अपनी रिलेटेड इक्ताज से। जो भी इनकी इक्ताज हैं, इनकी प्रोविंसेस हैं, वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ता था। उसके बाद आते थे शेख्स। जो प्रोविंसेस थी वो डिवाइडेड थी शेख्स में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स कहे हम आज की तरीके से। और उसका जो हेड होता था उसको बोला जाता था शीखदार। ठीक है, फिर उस पर शेख्स डिवाइडेड होती थी परगनाज में, यानी कि तहसील या टाउन लेवल पर, और वो काफी सारे नंबर ऑफ विलेजेस से बन करके बनती थी, मिल करके बनती थी। और जो परगना का हेड होता था उसको बोला जाता था आमिल। ठीक है, सबसे नीचे आता था विलेज, दैट इज विलेज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत आल्सो। और उसके जो हेड होता था, विलेज हेडमैन जो है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखता था विलेज लेवल के अंदर, और उनको बोला जाता था मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, और जो विलेज का अकाउंटेंट होता था, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था या जितने भी लैंड मेजर्स हैं वो सब देखता था, वो होता था पटवारी। सो पटवारी की जो पोस्ट है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही चलती आ रही है, एंड ही इज प्रेजेंट इन द मॉडर्न डे, यानी प्रेजेंट टाइम पे भी पटवारी का हमें जिक्र मिलता है। पटवारी देखने को विलेज लेवल पे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है वो। अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो सबसे पहले प्रोविंसेस यानी इक्ताज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शीख्स, और फिर तहसील लेवल पे परगनाज, और उसके बाद सबसे लास्ट में विलेजेस, जो कि बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इक्ताज को हेड करते थे इक्तादार या मुक्तीज और वालिस, जो कि गवर्नर्स थे। शीख्स को हेड करते थे शीखदार, परगनाज को हेड करता था आमिल, और विलेजर्स को हेड करते थे मुकद्दम चौधरी, एंड पटवारी वाज द विलेज अकाउंटेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत। So this was a basic about the local administration under the Delhi सल्तनत, कि किस टाइप का लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर जो है दिल्ली सल्तनत का जो है एडमिनिस्ट्रेशन था। सो अब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, किस टाइप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती थी उस टाइम पर। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो जो दिल्ली सुल्तान्स हैं, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, वो फेमस थे। उन्होंने सबसे पहले जो आकर के रिफॉर्म्स करी थी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। ठीक है,
लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने कैसे रिफॉर्म्स करी थी? बेसिकली जो लैंड थी उसको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले आती थी इक्ता लैंड, जो कि ऑफिशियल्स को यानी कि गवर्नर्स वगैरह को, नोबल्स को जो है दी जाती थी एज एन इक्ता, और उनकी जो सर्विसेज है उनके अगेंस्ट या इंस्टेड ऑफ देयर पेमेंट टू द सर्विसेज दे यूज टू प्रोवाइड असाइन द इक्ताज, लैंड दे दिया जाता था उनको। सपोज 4 गांव दे दिए किसी इक्तादार को कि आपको जो है 500 लोगों की आर्मी मेंटेन करनी है और यही आपके काम है एडमिनिस्ट्रेशन में। सो हमारे पास कैश नहीं है आपको पे करने के लिए, बट हाँ यू कैन वी आर असाइनिंग यू दिस इक्ता, और इस इक्ता से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आप उससे अपने जो है फाइनेंसेस जो है उसको बेयर आउट करिए, अपने एक्सपेंसेस को जो है बेयर आउट करिए। सो इक्ता वाज दैट लैंड। इससे किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी नहीं मिलता था रेवेन्यू में। फिर उसके बाद आता था खालीसा लैंड। जो खालीसा लैंड होता था वो सीधा किंग यानी सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, और यहां से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सुल्तान के खर्चे या रॉयल हाउस होल्ड के खर्चों को मेंटेन करने के काम आता था। ठीक है, इक्ता लैंड हमने पढ़ लिया जो कि गवर्नर्स को या नोबल्स को दिया जाता था उनके अब काम मेंटेन करने के लिए। दूसरा खालीसा लैंड होता था जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था, और यहाँ से जो रेवेन्यूज जनरेट होते थे उससे सुल्तान जो है अपना खर्चा चलाता था। अगर बात करें हम तीसरे टाइप के लैंड की, वो था इनाम लैंड, जो कि रिलीजियस लीडर्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाता था। और यहाँ पर जितना भी ये लैंड इनको ग्रांट करा जाता था रिलीजियस लीडर्स को या इंस्टीट्यूशंस को, ये बेसिकली टैक्स फ्री होता था, इससे कोई भी टैक्सेस वगैरह चार्ज नहीं करते थे ये लोग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंड, इक्ता लैंड, खालीसा लैंड एंड इनाम लैंड। तो आपको ये कैटेगराइजेशन जो है याद रखना है कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 टाइप की लैंड थी उस टाइम पे। उसके बाद हम बात करें अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, तो वो था पीजेंट्री। सो पीजेंट्री वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, जिसमें 1/3 जो प्रोड्यूस होता था लैंड रेवेन्यू का लिया जाता था, एज एन लैंड रेवेन्यू लिया जाता था 1/3 प्रोड्यूस। ठीक है, और कभी कभी जो लैंड रेवेन्यू है वो बढ़ा करके 1/2 भी हो जाता था प्रोड्यूस का, और उसके अलावा कुछ अदर टैक्सेस भी होते थे। तो इस वजह से जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्री थे, उनकी कंडीशन जो थी वो हैंड टू माउथ वाली थी, यानी कि दे वर नॉट इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस उनको देने पड़ते थे या बेयर आउट करने पड़ते थे। आई थिंक देयर इज एन प्रॉब्लम विद द लाइव कनेक्शन, देयर इज एन इशू, वेट। Well, it's fine now, I think. Please give me a moment. Sorry to interrupt in between. एक सेकंड में चेक कर लूँ। Streaming is fine. Well, so हमने पढ़ा कैसे लैंड्स 3 टाइप में डिवाइडेड था, इक्ता लैंड, खालीसा लैंड, इनाम लैंड, और उसका प्रेजेंट्री में जो टैक्सेस जो लैंड रेवेन्यू के तौर पे लिए जाते थे 1/3 होता था प्रोड्यूस का जनरली, कभी कभार वो 1/2 भी होता था, यानी 50% भी लिया जाता था। और उसके अलावा कुछ अदर टैक्सेस भी थे, जिस वजह से जो किसान थे, पेजेंट्री थी, उनकी कंडीशन जो है वो हैंड टू माउथ वाली ही थी। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ दिल्ली सुल्तान्स की जिन्होंने कुछ काम करे अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कराने के लिए, तो उनमें से कुछ थे मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर देखा जाता है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड तकावी लोन्स, और इन लोन्स के थ्रू व्हाट फार्मर्स कैन डू, दे कैन गेट क्रेडिट फॉर परचेज ऑफ द सीड्स और द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि उनको लोन्स दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था, जिससे कि वो बीज खरीद लें या अपने साथ साथ जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो उसके लिए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद लें। सो तकावी लोन्स दिए जाते थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। उसके बाद अगर फिरोज की बात करें तो फिरोज ने हॉर्टिकल्चर को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई फिरोज के टाइम पर, एनकरेज करा इन्होंने उसको। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इस्टेब्लिश कर दिया,
जिसका नाम रखा गया दीवाने कोही। क्या रखा गया जिसका नाम? दीवाने कोही। ओके, सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द दिल्ली सल्तनत की टाइम पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें उस टाइम पर अर्बनाइजेशन की, तो काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन भी हुआ इनके अंडर। ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑल्सो गेन मोमेंटम अंडर द ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत टाइम। जैसे कि काफी सारी सिटीज और टाउन्स जो हैं वो डेवलप हुए इस टाइम पर, जिसमें थे कुछ इंपॉर्टेंट थे मुल्तान, लाहौर, मुल्तान, बरोच, अनिलवाड़, लखनौती, दौलताबाद यानी कि देवगिरी, जिसको किसने अपनी कैपिटल बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दिल्ली, जौनपुर। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज विच डेवलप्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो हमें काफी ज्यादा एक अर्बनाइजेशन का देखने को हमें मिलता है दिल्ली सल्तनत के अंडर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिल्ली सल्तनत कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अर्बनाइजेशन हुआ, कैसे एक मोमेंटम बना उन लोगों का। नाउ कमिंग टू द ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो भी जो है काफी ज्यादा डेवलप हुआ दिल्ली सुल्तान्स के अंडर। अगर ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो हम इनका फॉरेन कंट्रीज के साथ भी जो है काफी अच्छा कनेक्शन था, जिसमें कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है उस टाइम पर ट्रेड था इन लोगों का दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो ओवरसीज ट्रेड था, बेसिकली जो ट्रेड था वो उसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइडेड था। जैसे जो ओवरसीज ट्रेड था, ओवरसीज ट्रेड को लुक आउट करते थे या उनका कंट्रोल था वो था मुल्तानीज के पास और अफगान मुस्लिम्स के पास। वहीं जो इनलैंड ट्रेड था, यानी कि जो इंडिया यानी कि किंगडम की बाउंड्रीज में होता था, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में होता था, वो था गुजरात मारवाड़ी मर्चेंट्स और मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स के अंडर। ठीक है, सो ओवरसीज ट्रेड था मुल्तानीज और अफगान मुस्लिम्स के पास, इनलैंड ट्रेड था गुजरात मारवाड़ी मर्चेंट और मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स के पास। सो ये था ट्रेड के बारे में। अब हम बात करें अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, तो रोड्स बहुत अच्छी डेवलप हुई थी इनके टाइम पर, और जिससे कि फैसिलिटेट करती थी वो स्मूथ ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में। जगह जगह देखने को मिलते हैं सराय बने हुए होते थे, यानी कि रेस्ट हाउसेस बने हुए होते थे हाईवेज पे, जहां पर जो ट्रैवलर्स हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए होते थे, वो रेस्ट कर सकते थे वहां पर। सो दिस वाज अबाउट कि कैसा ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन था उस टाइम पर। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री दोनों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। दे बोथ फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेरिकल्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर लार्ज स्केल पे, तो इसके साथ क्या हुआ, इंडिया जो है लेस डिपेंडेंट हो गया अदर कंट्रीज पर रॉ सिल्क के लिए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम सेरिकल्चर काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ, यानी कि जो भी सिल्क था उसका जो है उसका सिल्क का प्रोडक्शन जो है बढ़ा, सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा जैसे कि सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। और साथ साथ देखने को मिलता है कि अदर इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुई। पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़े तादाद पर डेवलप हुई 14th और 50 सेंचुरीज में। उसके अलावा अलग 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 चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स, कारपेट वीविंग। सो दीज वर द थिंग्स विच वर फ्लरिश्ड इन द इकोनॉमी अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कैसे इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया, टेक्सटाइल, सिल्क, सेरिकल्चर, पेपर इंडस्ट्री, फिर लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट, कारपेट वीविंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ इकोनॉमी, हाउ देयर इंडस्ट्री और हाउ दे वर इन्वॉल्व इन द textiles. So this was a brief about their trade. Now coming to the what was the medium of exchange, यानी कि पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद फिर क्वाइंस आ गए। तो इन लोगों के टाइम पर किस टाइप का सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था? अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में अलग तरीके का एक क्वाइनेज इन्होंने डेवलप करा, जिसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा था अरेबिक क्वाइंस का, वो था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने सिल्वर टंकास का जो है वो एक इशू करे थे, और एक सिल्वर टंका डिवाइडेड होता था 48 जीतल में, यानी कि 1 सिल्वर टंका इक्वल्स टू 48 जीतल ड्यूरिंग खलजी रूल एंड 50 जीतल्स ड्यूरिंग तुगलक रूल। यानी कि ये फ्लक्चुएट करता रहती थी, एक सिल्वर टंका की वैल्यू जो होती थी वो फ्लक्चुएट करती रहती थी।
अगर बात करें हम उसके अलावा, गोल्ड कॉइन्स भी थे काफी सारे, और जिनको दिनार बोला जाता था, और ये ज्यादातर आए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जब अलाउद्दीन खलजी ने साउथ इंडिया के कंक्वेस्ट करे, वहां से बूटी वो लूट करके लाए, बहुत सारी इनॉर्मस वेल्थ अपने साथ लेके आए। उसके बाद जो है गोल्ड कॉइन्स, जिनको दिनार बोला जाता था, वो इंट्रोड्यूस करेगा या वो चलाए गए, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। अगर मैं आपको सिल्वर टंकास की बात बताऊं, सो दीज वर द सिल्वर टंकास। ये हैं, देखिए सिल्वर टंका, इनके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ भी है। वहीं अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो जैसे कि हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था कि जब 14वीं सेंचुरी में ऑल ओवर वर्ल्ड सिल्वर का एक प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल आ गया था, तो इन्होंने टोकन करेंसी इशू करी थी, जिसमें कि एक जो सिल्वर टंका की वैल्यू होती थी उसके साथ ही इन्होंने कॉपर के कॉइन्स इशू करे थे कि सेम वैल्यू के हैं वो। सो दीज वर दोज कॉपर कॉइन्स। ये कॉपर कॉइन यानी कि टोकन करेंसी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू करी थी। जितने भी ये क्वाइंस होते थे, ये डिफरेंट टाइप्स के, ये बनवाए जाते थे रॉयल मिंट्स के अंडर, ठीक है। और 8 तरह की डिफरेंट प्लेसेस पे जो है रॉयल मिंट्स का एग्जांपल हमें मिला है, देखने को मिली है, जिक्र हमें उसका हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर इकोनॉमी, कैसा उनका ट्रेड था, कैसी उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, किस टाइप से उनके यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, या इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हुई, और क्वाइंस वगैरह किस टाइप की यूज में थे। So this was about economy under the Delhi Sultanate. Now moving forward to the social life, कि उस टाइम पर सोशल लाइफ कैसी थी दिल्ली सल्तनत के अंडर। अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, तो वही ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो था इंडिया के अंदर, वो काफी ज्यादा था, अपनी पीक पर था। ब्राह्मण्स जो है वो अभी सोसाइटी के अंदर हायर पोस्ट पे प्रेवलेंट थे। अगर बात करें वुमेन की पोजीशन के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा बदतर होती चली गई टाइम के साथ साथ। सती का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रूप में होने लगा, बहुत बड़े स्केल पर होने लगा। आपको ध्यान होगा जब हमने इनके खलजी के या अलग अलग रूलर्स के एक्सपेडिशंस के बारे में पढ़ा था हिंदू रूलर्स के अगेंस्ट, तो उसमें जिक्र आया था कई बार जौहर का, कि जो रानियां हैं या जो वुमेन्स होती थी वो जौहर कर लेती थी, आत्मदाह कर लेती थी। तो जो वुमेन की पोजीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। ये इनको जो पर्दा ओढ़ना आगे, यानी कि अपना फेस ना दिखाना, अनवेल नहीं करना अपना फेस, तो ये बहुत ज्यादा उस टाइम पर ट्रेंड में था। अगर बात करें हम पर्दा सिस्टम की, तो पर्दा सिस्टम जो है वो अरब्स और तुर्क्स अपने साथ लेकर के आए थे, जिसमें कि जो विमेन्स है उनको अपने आप को पूरा ढक करके रखना पड़ता था, पर्दे के अंदर अपना चेहरा भी नहीं दिखाना होता था। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट कि किस टाइप से वुमेन की पोजीशन थी उस टाइम पर। वहीं अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें, ये तो हमने अपना इंडियन सोसाइटी देख ली कि भाई ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण टॉप पे थे, वुमेन्स की पोजीशन बहुत बेकार थी, सती वगैरह था, पर्दा सिस्टम था। अगर बात करें हम मुस्लिम सोसाइटी की, मुस्लिम सोसाइटी कैसी थी दिल्ली सल्तनत में, तो मुस्लिम सोसाइटी खुद जो है काफी सारे एथनिक और रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जिसमें की थे तुर्क्स, ईरानियंस, अफगान्स और इंडियन मुस्लिम्स। तो और इनके बीच में इंटर मैरिजेस अलाउड नहीं थी, यानी कि जो तुर्क्स है वो तुर्क से ही विवाह करेगा, अफगान है वो अफगान से ही करेगा। तो इंटर मैरिजेस, देयर वर नो इंटर मैरिजेस बिटवीन दीज ग्रुप्स, यानी कि तुर्क ईरान नहीं शादी कर सकते थे, इस टाइप से था। और जो हिंदू कन्वर्ट्स थे, जो लोग इंडिया के लोग, यहाँ के लोग, नेटिव लोग जो कन्वर्ट हो गए, जो पहले हिंदू थे और फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर के इस्लाम को जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, जो कि तुर्क्स, ईरानियंस या अफगान मुस्लिम्स को दी जाती थी। तो इंडियन मुस्लिम्स वर द मोस्ट व्हाट आई कैन से इज इग्नोर्ड कम्युनिटी अंडर द मुस्लिम्स, ठीक है। इंडियन मुस्लिम को सबसे ज्यादा इग्नोर करा जाता था। अगर बात करें हम हाई ऑफिसेस की, तो जो मुस्लिम नोबल्स होते थे, जो बड़े बड़े तुर्क्स होते थे या ईरानियंस होते थे, ज्यादातर तुर्क्स ही बेसिकली, उन लोगों को ही हाई ऑफिसेस में बिठाया जाता था, वही लोग जो है हाई ऑफिसेस में होते थे। और हिंदूज जो होते थे उनको तो बहुत ही कम देखने को मिला है कि वो ऐसे किसी हाई पोजीशन के ऊपर हों, अपॉइंटेड हों। अगर बात करें हम हिंदूज की, तो उनको बोला गया था जिमीज, उनको जो है जिमीज का कंसीडरेशन दिया गया था, यानी कि प्रोटेक्टेड पीपल, कि जो सुल्तान है, जो रूलर है, वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखिए कि क्या सिचुएशन आ गई कि अपने ही लैंड पर, अपने ही नेटिव प्लेस पर वी नीड समवन टू प्रोटेक्ट अस,
सो दिस वाज अ कंडीशन, इस वजह से इन्होंने इनको जिमीज का टाइटल दिया और प्रोटेक्शन के तौर पर कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से इनसे जिजिया जजिया कर जो है, जजिया टैक्स जो है लेने लगे नॉन मुस्लिम से। इनिशियली जो जजिया होता था वो लैंड टैक्स का ही पार्ट होता था कि आप जो है हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं आप, तो आप जजिया दीजिए। बट फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा करके, उसने सेपरेट टैक्स, जजिया को एक ऐसा सेपरेट टैक्स उसने इशू कर दिया, एक उसने कलेक्ट करना शुरू करा कि वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट नहीं रहा। क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था वो काफी ज्यादा उलेमास के कहने पर चलता था, अपने मुस्लिम रिलीजियस हेड्स के बारे के कहने के ऊपर चलता था, तो इस वजह से उसने काफी ज्यादा ज्यादती करी नॉन मुस्लिम्स के साथ, हिंदू के साथ। अगर हम बात करें वहां पे कुछ ब्राह्मण्स की, तो उस टाइम पर कई बार एग्जाम्पल देखने को मिला है कि ब्राह्मण्स जो होते थे वो कई बार उनको एग्जेम्प्टेड थे वो जजिया पे करने से, यानी कि उनको कई बार छूट थी कि ब्राह्मण्स जो है वो जजिया पे ना करें। सो दिस वाज अबाउट अ सोसाइटी, किस टाइप से सोसाइटी थी कि मुस्लिम सोसाइटी खुद जो है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। इंडियन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल भी उनके इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तुर्क, ईरानियन और अफगान्स के। वहीं जो मुस्लिम नोबल्स थे, तुर्क, ईरानियन, अफगान, ये लोग अच्छे अच्छे हायर ऑफिसेस पे होते थे। हिंदू नोबल्स तो कहीं भी देखने को नहीं मिलते थे, हिंदूज जो होते थे। उसके अलावा हिंदूज को प्रोटेक्टेड पीपल का एक दर्जा दे दिया गया, जिमीज बोला गया, जिस वजह से उनसे जजिया टैक्स भी जो है कलेक्ट करा जाता था। सो दिस वाज अबाउट द सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। नाउ कमिंग टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ। कैसे? बिकॉज एक तरीके से बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट था ये हमारे इंडियन स्टाइल से, जो हमारा नेटिव इंडियन स्टाइल था, शिखर बनाना, विमान बनाना टेम्पल्स में, जो कि आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था जिसके बारे में, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्टाइल दिल्ली सल्तनत के अंदर। क्यों? इन लोगों ने आकर के क्या किया, आर्क्स, डोम्स, लॉफ्टी मतलब बड़े बड़े टावर्स, और या जिसको मीनार भी बोलते थे ये लोग, और उसका इन्होंने इंट्रोडक्शन किया। साथ साथ अरेबिक स्क्रिप्ट ये यूज करते थे डेकोरेशन के लिए, स्टोन कटर्स यूज करते थे ये डेकोरेशन के लिए, और बिल्डिंग्स को अलग ब्यूटीफुल कलर्स देने के लिए मार्बल्स, रेड, येलो, सैंडस्टोन्स का यूज करते थे। सो दे मेड डिफरेंट चेंजेस इन आर इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हम लोगों का आर्किटेक्चर कैसा था, वही विमान बनाना या शिखर बनाना मंदिरों के, बड़े बड़े ऊंचे रॉक कट्स या बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाना मंदिर। इन लोगों ने आकर के क्या किया, काफी ज्यादा चेंजेस करे, आर्क्स लाए, डोम्स लाए। तो अब आपको अगर दिखाऊंगा मैं इनके आर्किटेक्चर तो आपको समझ आएगा। अर्लियर क्या होता था, स्टार्टिंग में जब इन्होंने रूल स्टार्ट ही किया, यानी कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर, व्हाट दे यूज्ड टू डू कि जो टेम्पल्स होते थे हमारे, उन्हीं का डिस्ट्रक्शन करके, उन्हीं को डेमोलिश करके ये मॉस्क बनाते थे। जो कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो कि कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, वो इसी तरीके से जैन और हिंदू मंदिर को, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके बनाई गई है। ठीक है, बट लेटर ऑन इन्होंने अपने खुद न्यू स्ट्रक्चर्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करने शुरू करे, जिसमें सबसे पहले अगर फाइन आर्किटेक्चर की बात करें जो हमें देखने को मिलता है, वो मिलती है हमें कुतुब मीनार, जिसको बनवाई थी, शुरुआत जिसकी करी थी ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जिसको पूरा करा था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार जो थी वो 71 मीटर लंबी एक टावर है, बहुत लंबा टावर है, जो कि बनवाया गया था सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार लाखी के को डेडिकेट करते हुए ये बनवाई गई थी कुतुब मीनार। और आगे चलकर अलाउद्दीन खलजी ने इसी कुतुब मीनार के एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा गेट बनवाया, एंट्रेंस गेट बनवाया, जिसको बोला जाता था अलाई दरवाजा। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज द कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है, जिसको जो है जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको कुतुब मीनार को पूरा करवाया किसने, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। एंड दिस इज द अलाई दरवाजा। देखिए आप कितना बड़ा एंट्रेंस गेट है ये अलाई दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन खलजी द्वारा ये बनवाया गया था। सो यू कैन सी हाउ व्हाट अ स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर इज हियर। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ अब स्ट्रक्चर जो है इंडिया के अंदर बनने शुरू हो गए और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर।
वहीं अगर हम बात करें तुगलक पीरियड की, तो तुगलक ने क्या करा, इन लोगों ने एक कॉम्बिनेशन शुरू करा कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आर्क और डोम को मिला करके बनाया जाता था कंबाइनिंग वे में। थोड़ा सा चीपर और इजीली अवेलेबल ग्रे कलर स्टोन्स के साथ इसको बनवाया जाता था। इनका सबसे पहला जो हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है वो मिलता है तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, उसके आसपास ब्यूटीफुल लेक एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वाज मेड बाय गयासुद्दीन इन तुगलकाबाद। अगर बात करें हम उसके अलावा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है आकर के एक टॉम्ब बनवाया था गयासुद्दीन का, जो कि हायर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर था। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ गयासुद्दीन टॉम्ब। ये गयासुद्दीन का टॉम्ब है, ये देखिए आप, दिस वाज अ टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन डन अंडर द तुगलक पीरियड। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बनवाया था। उसके बाद आता है कोटला फोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली में, जिसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कोटला फोर्ट को। और उसके अलावा है, जब लोधीज आए, तो लोधीज का जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, हालांकि वो काफी थोड़े टाइम ही रहे, तो लोधीज का जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो मिलता है लोधी गार्डन, जो हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द फिरोज शाह कोटला को फोर्ट। ये कोटला का फोर्ट है, देखिए आप, एंड दिस इज लोधी गार्डन, ये लोधी गार्डन है। ओके, so these are some examples of architecture, beautiful architecture done during the दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा कराया गया डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है ये, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कुतुब मीनार को, और उसके बाद अलाय दरवाजा को, जो कि बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद हमने देखा टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, जिसको बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आफ्टर दैट हमने देखा कोटला फोर्ट, जो कि बनवाया था फिरोज शाह कोटला ने। और उसके बाद हमने देखा लोधी गार्डन, जो कि बनवाया था लोधीज ने। सो गाइज, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, so you can use our referral code that is rank 10 for a discount on Unacademy Plus subscription. By using this referral code, you will get a good discount on Unacademy Plus subscription. अब बात करें अगर हम म्यूजिक और लिटरेचर की, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, किंग्स थे, ये लोग काफी ज्यादा शौकीन थे, तो इन लोगों ने म्यूजिक और लिटरेचर को बहुत ज्यादा जो है पैट्रनेज किया। अगर बात करें हम इनके टाइम पर, तो सारंगी और रबाब, दीज वर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। उसके टाइम, इनके टाइम पर ही सबसे जो फेमस थे वो थे आमिर खुसरो। इन्होंने काफी सारे नए राग जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि घोर राग, सनम राग, दिस टाइप ऑफ। और साथ साथ आमिर खुसरो ने ही जो है एक लाइट म्यूजिक, न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक जो है डेवलप करा, जिसको बोला जाता है कवाली। ये क्या था, बेसिकली हिंदू और ईरानियन स्टाइल्स का ब्लेंड था बेसिकली ये कवालीज जो थी। ठीक है, उसके अलावा आमिर खुसरो को ही इन्वेंशन ऑफ सितार का जो है दिया जाता है कि इन्होंने ही जो है सितार का इन्वेंशन किया था, आमिर खुसरो ने ही। अगर हम क्लासिक वर्क्स की बात करें इस टाइम पे, तो ये हो गया कुछ हमारा म्यूजिक के बारे में, कि कैसे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आए, सारंगी और रबाब, और आमिर खुसरो ने कैसे नए राग डेवलप करे, और एक न्यू वे लाइट म्यूजिक, न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक डेवलप करा, जिसको कवाली बोला गया, जो कि हिंदू और ईरानियन सिस्टम्स का ब्लेंड था बेसिकली। साथ साथ इन्होंने सितार का इन्वेंशन भी करा। अगर अब बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर की फील्ड में अगर हम देखें तो काफी सारे इंडियन क्लासिक वर्क जैसे कि राग दर्पण, इन वर्क्स को जो है पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया। जब हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था प्रीवियस सेशन में अपने, तो उस टाइम पर हमने पढ़ा था कैसे फिरोज शाह तुगलक ने 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। तो इसलिए जो दिल्ली सल्तनत है, इस टाइम पर काफी सारे क्लासिकल वर्क्स, जो इंडियन संस्कृत क्लासिकल वर्क्स थे, उनका ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन के अंदर। अगर बात करें दिल्ली सुल्तान्स की, तो इनके टाइम काफी ज्यादा पैट्रनेज किया गया लर्निंग और लिटरेचर को। कई ग्रेट वर्क्स बने इस टाइम पर, डेवलप हुए अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में, लिटरेचर में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ पर्शियन लैंग्वेज का, बहुत उसको एंकरेज करा गया। ठीक है, साथ साथ पोइट्री के और थियोलॉजी के ये लोग हिस्ट्री भी लिखते थे अपने रूलर्स की, जो भी होते थे। तो दीज वर सम लिटरेचर डेवलपमेंट अंडर द
दिल्ली सल्तनत। अगर मैं बात करूं कोर्ट इन सुल्तान्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफी ज्यादा पैटर्न करते थे लिटरेचर को, लिटरेरी वर्क्स को, तो इनकी कोर्ट्स में जो है कई हिस्टोरियंस भी हमें मिले हैं, यानी कि जो पैटर्न थे इनकी कोर्ट में होते थे। जिसमें कुछ फेमस हिस्टोरियंस की अगर मैं बात करूं तो वो थे, पहले थे हसन निजामी, फिर थे मिनाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और शमस सिराज आफिफ। So these were 4-5 important historians during the Delhi Sultanate. अगर मैं बात करूं बर्नी की, तो बर्नी का जो एक अकाउंट है, यानी टेक्स्ट जो उन्होंने लिखा था तारीखे फिरोज शाही, उसमें पूरी तुगलक डायनेस्टी की जो है हिस्ट्री के बारे में पता लगता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द तुगलक टाइम। तो तुगलक डायनेस्टी यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है बर्नी की तारीखे फिरोज शाही से। उसके बाद जो मिनाज उस सिराज थे, उन्होंने लिखी थी तबाकत नसरी, तबाकत नसरी लिखी थी, जिससे जो अदर मुस्लिम डायनेस्टीज थी 1260 एडी तक जो इंडिया में रही, उनके बारे में पता लगता है। नाउ द मोस्ट फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्शियन राइटर ऑफ दिस टाइम वाज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे पर्शियन राइटर्स में। इन्होंने काफी सारी पोएम्स लिखी और बहुत सारे पोलिटिक फॉर्म्स भी डेवलप करे। एक न्यू स्टाइल जो है पोइट्री का डेवलप करा, पर्शियन पोइट्री का, उसको बोला जाता था सबाके हिंद, यानी कि इंडियन स्टाइल। तो पर्शियन पोइट्री का नया स्टाइल उन्होंने डेवलप करा, ओरिजिनेट करा, जिसको बोला जाता था सबाके हिंद। उसके अलावा इन्होंने कुछ हिंदी वर्सेस भी लिखे। अगर आमिर खुसरो की बात करें तो इन्होंने कज़ाइने उल फुतूह लिखा, जिसको हमें अलाउद्दीन की कंक्वेस्ट की, मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में पता लगता है। सो आमिर खुसरो के टेक्स्ट किसका, खजाइन उल फुतूह से हमें पता लगता है अलाउद्दीन खलजी के मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में। उसके अलावा एक अनदर फेमस वर्क भी है तुगलक नामा, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के राइज से कैसे गियासुद्दीन तुगलक ने आकर के तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, उसके बारे में हमें पता लगता है आमिर खुसरो के वर्क तुगलक नामा से। So these were some bit details about Amir Khusro and other historians and their text. So guys, जितने भी ये मैंने टेक्स्ट के नाम बताए आपको, तबाकत निसारी या फिर तारीखे फिरोज शाही, तुगलक नामा, कज़ाइन उल फुतूह, तो इन सबको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन किससे डील करता है और किसने किसको कौन सा हिस्टोरियन है जिसने उनको लिखा था। अगर बात करें हम संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज की, तो इन दोनों लैंग्वेजेस ने लिंक लैंग्वेजेस का वर्क किया दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। जिया नक्शबी वाज द वेरी फर्स्ट संस्कृत स्टोरी जो कि पर्शियन में ट्रांसलेट करी गई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हमने जब कलहन के बारे में काफी पढ़ा था, तो राज तरंगिनी जो कलहन ने लिखी थी, वो भी जो है ज़ैन उल अबिदीन जो कि कश्मीर के रूलर थे, उनके टाइम पर लिखी थी कलहन ने, जिसको बोला राज तरंगिनी। ठीक है, इसका भी हमें काफी सारी हिस्टोरिकल इसमें अकाउंट्स मिलते हैं। राज तरंगिनी से काफी सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एंशिएंट इंडिया की भी। उसके अलावा इन पॉलिटिकल टेक्स्ट के अलावा, पोएटिक टेक्स्ट के अलावा, काफी सारे मेडिसिन और काफी सारे म्यूजिकल टेक्स्ट भी जो हैं वो पर्शियन में ट्रांसलेट करे गए संस्कृत से। ठीक है, अगर बात करें अरेबिक टेक्स्ट की कुछ, तो अल बरूनी की जो किताब मिलती है हमें, किताबुल हिंद, यानी कि अल बरूनी का जो बहुत फेमस अरेबिक अकाउंट है किताबुल हिंद, जिससे इंडिया के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, सो वो भी इसी टाइम को बिलोंग करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूजिक एंड लिटरेचर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ओके, सो आज के सेशन की अगर हम बात करें, हमने इसके अंदर देखा कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत के अंडर। उसके बाद हमने पढ़ी इकोनॉमी, सोशल लाइफ देखी, फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा दिल्ली सुल्तान्स का, दिल्ली सल्तनत के टाइम का, और उसके बाद हमने लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में पढ़ा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू शेयर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. If you want to subscribe on Academy Plus, so you can use our referral code that is rank 10. By using this referral code, you will get a good discount on an Academy Plus subscription. An Academy Plus जो है उस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारे
बहुत ही सबसे बड़ा जो फायदा है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब बहुत आपको कम प्राइजेस में बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, वैल्यू एडेड सोर्सेज मिल रहे हैं। और उसके अलावा आपको आरती मैम की गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। सो गो एंड सब्सक्राइब on Academy Plus and use our referral code rank10. So thank you for watching this session. Good luck, good day.